आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं। कुछ प्रश्न आपको हिंदी साहित्य से देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको हिंदी ग्रामर से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, रीति मुक्त कवि नहीं है, इसमें से बताना है कौन है कि रीत मुक्ति कवि नहीं है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उपमा। प्रतीप का उल्टा जो है उपमा होता है और उपमा का उल्टा प्रतीप। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं, बताना है कि इसमें से रीतिकालीन कवि कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। ये चारों जो हैं ये रीतकालीन कवि हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तरनी तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वृत्तीय अनुप्रास है। यहाँ पर देखिए, अगर इतना ही पूछा जाता तो ये उत्प्रेक्षा हो जाता, यदि इतना पूछा जाता तो ये अनुप्रास के अंतर्गत आता। तो ये अगर ये पूरी पंक्ति दिख रही है तो वहाँ पर आपको वृत्तीय अनुप्रास ही लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा अवतरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है, बताना है कि वह कौन सा विकल्प है जो कि छंद से संबंधित जो है गलत विकल्प है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है। ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति जो है किसकी है, बताना है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्ति है और ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में आ भी चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विभाव कहलाती है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निराला। क्वेश्चन नंबर 10 है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट नायक। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निराला की। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? बताना है इसमें। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, यहाँ पर 13 कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का जो है सही क्रम लगाना है आपको। इसमें से कौन सा है जो कि सही क्रम के अनुसार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। ग्रंथ जो है ये है 1920 और गुंजन जो है ये है 1932 और युगांत जो है ये है 1936 में और युगवाणी जो है ये है 1939 में और स्वर्ण धूल जो है ये है 1947 में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है। बताना है कि वहाँ कौन सा अलंकार होगा जहाँ पर जो है शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार होता है वहाँ पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, छंदालंकार जो है ये कोई अलंकार नहीं है, तो
तो ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है। निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भाव के साथ जो है सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। और रौद्र का जो होगा ये होगा आपका ये गलत है, आपका बी सही होगा। रौद्र जो होगा ये होगा आपका क्रोध, और बीभत्स जो है ये हो जाएगा आपका जुगुप्सा का। अद्भुत जो है ये होगा विस्मय का, और शांत जो है ये हो जाएगा निर्वेद का। ये आपका राइट होता है। देखिए ए का तीसरा है, रौद्र का है क्रोध, और बी का पहला है तो विभत्स का है जुगुप्सा, और सी का दूसरा है अद्भुत का है विस्मय, और डी का आपका है पांचवा शांत का निर्वेद हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है, बताना है। राइट आंसर देखिए इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोहा और रोला। अगर आप इसे बार बार भूल जा रहे हैं तो आप जो है डॉक्टर जो है इसका ट्रिक बना लीजिए कि कुंडलिया जो है वो डॉक्टर है। तो डी से जो है आपका दोहा हो जाएगा, और आर से जो है रोला हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य में रस का अर्थ होता है, बताना है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति जो होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, आज जो है साहित्य में रस का काम करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छंदों की गणना किससे की जाती है? राइट आंसर हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ण से होता है और मात्रा गिन करके होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? इसमें बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राइट आंसर है इसमें आपका ये श्रृंगार रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रति हास शोक क्रोध भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? ये बताना है कि विभाव के अंतर्गत होती है, या फिर संचारी भाव, या अनुभाव, या फिर स्थायी भाव के अंतर्गत।
राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट होता है। स्थायी भाव के अंतर्गत जो है इन भाव की गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? समास का जो भेद है या प्रकार वो जो है नहीं है, बताना है इसमें। राइट आंसर देखिए इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक जो है ये किसी प्रकार का समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। देखिए इधर आपके कवि हैं और इधर इनकी कृतियाँ दी गई हैं, तो मिलान करना है आपको। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केशव दास का जो है रसिक प्रिया है और मति राम का जो है ललित ललाम है और भूषण का है शिवा पावनी और देव का जो है ये है भाव विलास। ये आपका राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी योगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? बताना है वह कौन सी विशेषता या प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की जो इसमें नहीं दिखाई देती है। राइट आंसर देखिए इसमें हो जाता है हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता जो है द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन जो है ये किसका है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घनानंद जी को साक्षात रस मूर्ति स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीति काल को कला काल कहा, ये बताना है यहाँ पर।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने। यहाँ पर रमा शंकर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें कुछ, तो डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल यहाँ पर राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। इधर आपके कवि हैं और इधर इनकी रचनाएं हैं। बताना है कि किस कवि की कौन सी रचना है। राइट आंसर देखिए हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चिंतामण की है कवि कल्पतरु, चिंतामण की है कवि कुल कल्पतरु, और मति राम की जो है ये है वृत्त कौमुदी, और भूषण की जो है ये है छत्रसाल दशक, और बोधा की जो है ये है काव्य मंजरी। बोधा की जो है ये है विरह वारिस, ये जो है इनकी रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना और वर्तमान को सार्थक बनाना, भविष्य का जो है निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजवासी दास। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र नहीं था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, बताना है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे को माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शतक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है, बताना है। राइट आंसर इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक में।
एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। ग्रंथि जो है ये 1920 में प्रकाशित होती है और आंसू जो है ये 1925 में, यामा ये 1940 में और बेला जो है बेला जो है 1946 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है, बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी जो है छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनामिका महादेवी वर्मा। अनामिका जो है ये निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ईला चंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है। इनकी एक लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। निहार जो है 30 में है, 1930 में, और नीरजा जो है 1932 में है। सांध्य गीत जो है 1936 है और दीपशिखा जो है 1942 में प्रकाशित होती है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखिए बीपीएससी जो है आप रचनाओं का क्रम भी जो है पूछ रहा है, तो जो बेसिक रचनाएं हैं और जो बेसिक रचनाकार हैं उनको जो है आपको उनकी रचनाओं को क्रम में याद करके रखना है, क्योंकि उनसे जो है प्रश्न बन जाएगा आपका 2-3 प्रश्न लगभग फंस जाएगा, क्योंकि यही जो है कठिनाई स्तर को बढ़ाता है। इसी प्रकार के प्रश्न कठिनाई स्तर को बढ़ा देते हैं और इसलिए हमें जो है तैयार रहना है कि जो बेसिक रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनका जो है प्रकाशन वर्ष जरूर याद रहे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है। इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद, पंत, निराला और माधवी वर्मा को जो है छायावाद का 4 स्तंभ में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होता है, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, कौन सी संधि होगी बताना है। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि बनेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है इसमें से जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अन्वय। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है एक प्रकार का शब्दांश होता है प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो अंत में किया जाता है, अर्थात बाद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए
सही लोकोक्ति कौन सी यहाँ पर होगी, ये बताना है आपको। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। क्वेश्चन नंबर 53 है, आज का अर्थ नहीं है। इसमें बताना है कि आज का अर्थ कौन सा नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोती। बाकी आज का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हो, और आज दशरथ जी के पिताजी का नाम था, और आज जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिर खाना। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपत्यका का अर्थ क्या होगा। इसमें बताना है कि उपत्यका का अर्थ क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि जो है ये उपत्यका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है, ये गलत है। लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य में रहती है, और वाक्यांश जो है ये आपका मुहावरा रहता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है, बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा। तो लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोक की उक्ति। लोगों के द्वारा जो उक्ति प्रयोग में आती रही वो जो है लोकोक्ति बनती गई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अजीर शब्द का अर्थ है। अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। क्वेश्चन नंबर 60 है, पार्थिव के लिए सही वाक्यांश क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे जो है पार्थिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अरण्य रोदन का अर्थ है, बताना है क्या है। तो अरण्य रोदन का अर्थ होगा व्यर्थ में अपनी विपदा जो है सुनाना।
क्वेश्चन नंबर 62 है, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है। यहाँ पर निर्गम होगा या अधिगम होगा या सुगम होगा या अगम्य होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, योग रूढ़ शब्द कौन है, इसमें बताना है। तो योग रूढ़ जो है, योग रूढ़ से आप ये बना लीजिए कि बहुब्रीहि समास को ही योग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, दशानन, जिसका जो है अन्य अर्थ होता है सामान्य अर्थ से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हों पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हों वे क्या कहलाते हैं। यहाँ पर बताना है कि उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं लेकिन व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से जो है वो भिन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समरूप या समुच्चरित, समरूप या समुच्चारित शब्द उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द जो है आपका है गोपाल। क्वेश्चन नंबर 66 है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, वह शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ कहते हैं। जो कि मूल शब्द होते हैं उनका कोई खंड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आवरण का विलोम है। बताना है कि आवरण का विलोम क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनावरण। क्वेश्चन नंबर 69 है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सेना। और सेना का एक और अर्थ होता है कटक। क्वेश्चन नंबर 70 है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द जो है तिरोभूत हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। फ्रेंच या फ्रांसीसी कोई भी शब्द हो तो आप जो है लगा सकते हैं, फ्रेंच या फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 72 है, आणव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र का।
क्वेश्चन नंबर 73 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। राइट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा। ये आपका तद्भव है और ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2, विकारी और अविकारी। क्वेश्चन नंबर 75 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। राइट आंसर होता है तीरथ और तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ये बॉल जो है ये विदेशी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? वह जो है अपव्यय कहलाता है। अपव्यय में जो है लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राइट आंसर देखिए इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? राइट आंसर हो जाता है आजन्म, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भूतकालिक कृदंत।
क्वेश्चन नंबर 84 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ। क्वेश्चन नंबर 85 है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संबंध सूचक अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 86 है, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्म। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, बताना है। यहाँ पर भाववाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर उभय वाच्य है। तो ये तो कोई वाच्य होता नहीं है। वाच्य के प्रकार में तीनों में बताना है कि कौन सा वाच्य है इसमें। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट होता है, कर्तृवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कर्ता के अनुसार और भाव के अनुसार, कर्म के अनुसार जो है वो वाच्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के घटित होने का समय। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, काल कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 93 है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 94 है, शुक्ल की बीवी किसकी रचना है, बताना है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला। क्वेश्चन नंबर 95 है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है, बताना है। तो ये जो है लिखी गई है बंग महिला के द्वारा। इनका अन्य नाम जो है राजेंद्र बाला घोष है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है। इसमें से कहानी है, नाटक है, या लघु कथा है, या फिर उपन्यास है, बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाता है। उपन्यास जो है ये प्रेमचंद युग में सर्वाधिक लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, हमारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। आपके टोटल 100 क्वेश्चन शामिल किए गए थे इस प्रैक्टिस सेट में। बीच में नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी आपके टोटल 100 प्रश्न इसमें शामिल हैं। आज की क्लास अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा आगे, जिसमें आपके व्याकरण से और साहित्य से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग जो है पढ़ करके रेडी रहिएगा। अगला प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार के प्रश्नों पर ही आधारित होगा, तो आप लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।